एक कविता रोज में आज मेरे प्रिय कवि आर चेतन क्रांति की कविता सीलमपुर के लड़के। कविता लंबी है इसलिए भूमिका की शक्ल में कोई लंबा भाषण नहीं। सीलमपुर के लड़के देश प्रेमी हो गए। पहले वे भूखे थे और बेरोजगार, और घर से, घर वालों से, रूंधे हुए नाक तक, समाज से और देश से भी। उन्हें समझ नहीं आता था कि क्या करें। जिंदगी के बारे में कोई नक्शा उनके पास नहीं था, न देश के बारे में। वे जमुआइया लेते हुए आकाशवाणी सुनते और समझ न पाते कि ये किसके बारे में क्या कहा जा रहा है। पाठ्य पुस्तकों की लिखत उन्हें पराई जान पड़ती। कर्तव्य परायण अध्यापक उन्हें अत्याचारी लगते, और पढ़ाकू जो मोहल्ले के आसमान में फानूस की तरह लटकते रहते, इनके हर खेल का निशाना बनते। शिक्षा इनके लिए औपचारिक क्रिया थी, जिसका सबसे अच्छा उपयोग सरकारी नौकरी था, लेकिन वह बहुत ऊंचा आदर्श था जिसके लायक वे खुद को नहीं मानते थे। यूं ही बस बाय डिफॉल्ट पड़ोस के टीवी में इतवार की फीचर फिल्म एकमात्र ठिकाना थी जहां वे कुछ देर रह सकते थे, और जिसे बाद में एक बहुत बड़ी दुनिया का दरवाजा बनना था। सालों वे उसे खोलते बंद करते रहे। फिर जब वह अंततः खुला और 90 का दशक मुहावरा बनने से पहले 400 साल पुरानी एक मस्जिद की धूल हवाओं को सौंप खिड़कियां खोलने में जुटा, वे अपने अंधेरों से ऊब चुके थे। फिर रोशनी हुई, सब तरफ उजाला, सब साफ दिखने लगा। यह भी कि जिन स्वार्थों को बल्लियों पर टांग कर दुर्लभ कर दिया गया था, सबके लिए प्राप्य थे। जिन्हें धर्म ग्रंथ त्याज्य कहा करते थे, वे भी। दुनिया रोज एक टटके कालीन की तरह थर्र से खुलती, रोज क्षितिज थोड़ा और पास आ जाता, रोज आत्मा की गिरहें तड़ तड़ टूटती, रोज रीढ़ का एक सुन्न हिस्सा जाग उठता। रोज पता चलता कि पैसा बुरी चीज नहीं है। रोज मालूम होता कि न प्रेम पाप है, न हस्तमैथुन। राम और युधिष्ठिर जब अपनी गंभीर मुद्राएं कैमरामैन को सौंपकर हंसते हुए चले, और उनसे ज्यादा हंसते हुए कुछ और लोग दौड़कर मंच पर आए कि आगे मनोरंजन हम करेंगे, वे जान चुके थे कि सत्य वही है जो सामने है, और यह भी कि वह डरावना तो बिल्कुल भी नहीं। बरसों से हवा में लटके उनके निहत्थे और अनाथ हाथ एक एक मोबाइल पकड़कर जिस दिन वापस लौटे, उन्हें पता चल चुका था कि कुछ तो हो रहा है। उन्हें बिना बताए कि लड़कियां उन पर हंस रही हैं, और हर साल उन्हीं के फोटो पहले पन्ने पर छपते हैं, और हर दिन ये और ज्यादा अलैंगिक दिखाई देती हैं। हर दिन और ज्यादा कमनीय, लेकिन और भी ज्यादा उदासीन, कि जैसे उन्हें पता ही ना रहा हो कि दुनिया को मर्द चलाते हैं। क्रोध और प्रतिशोध में उन्होंने लाखों डॉक्टरों, इंजीनियरों, जजों और प्रधानमंत्रियों को नालियों के हवाले कर दिया। उन्हें यह देश नहीं चाहिए था जिसमें प्राकृतिक चीजों की इतनी हेठी हो। कंधे तक हाथ डाल डाल कर मोबाइल की स्क्रीन में मसल डाला उन्होंने दूर देश की जाने कितनी औरतों को, जिन्हें वे दिन भर मोहल्ले की पढ़ाकू लड़कियों की टांगों में मुस्कुराते देखते थे और आगे जाकर थूक देते थे। वीर्य और रक्त की बाल्टियां कंधे पर टांगे वे रात रात भर घूमते, कामनाओं की तस्वीरें बनाते, बसों, रेलों, पेशाब घरों और पुलों के नीचे लिख लिख छोड़ते रहे अपने संदेश, जिनका कोई जवाब उन तक नहीं पहुंचा। रामलीला मैदान में जब वह बूढ़ा गांधी की तरह मरने बैठा, मरने का भारतीय आदर्श उनके लिए मजाक बन चुका था। वे नाउम्मीदी की हदों पर मंडरा रहे थे। बस जीने की अंधी भूख थी जो उन्हें वहां लेकर गई। कई दिनों तक वे सड़कों पर दंदनाते घूमे। कई दिन उन्होंने हर सवाल का जवाब मोटरसाइकिल से दिया, और जिस वक्त यह तय हुआ कि देश को सिर्फ ताकत से चलाया जा सकता है, वे खुद ही जान चुके थे कि पौरुष ही पथ है। फिर हजारों रंग उतरे, दिल पर अलग, देह पर अलग, और हजारों ख्वाहिशें जो अलग अलग बोलियों में दरअसल ताकत की ही ख्वाहिश थी। वे वजह ढूंढने निकले,
जो एक नाखुश देश के हर नुक्कड़ पर उपलब्ध थी। पर उन्होंने जो चुना वो सिर्फ इसलिए नहीं कि आसान था, इसलिए भी कि उसमें शरीर सौष्ठव के प्रदर्शन की गुंजाइश थी, निष्ठा के, पतिव्रत और अमानवीय की संवैधानिकता को सिद्ध करने की गारंटी भी। वे सत्य के लिए वन नहीं जाना चाहते थे। उनके लिए इतना काफी था कि आधी रात जगा कर कोई न कहे कि जो तुम छाती से चिमटा कर सो रहे हो, देख लो वो कितना सच है। अंतिम तौर पर विश्वास करने के लिए वे काफी थक चुके थे। उनकी हड्डियां अब आवरण मांग रही थी। सो पहले उन्होंने पौरुष पहना, फिर पैसा और सबसे ऊपर देश, जिसने सब शिकायतें, सब दुख सोख लिए। वे कहते घूमे कि क्या हुआ जो मरते हैं लोग, लोग तो मरते ही हैं, असली बात है देश और देश का विकास। और जिस दिन वह सहसा कंधे पर बैठा मिला, वह आदमी जिसने जाने किस किस तरह बताया कि छाती चौड़ी हो और टांगों पर बाल हो और हाथ में लाठी हो और दिल में सत्य को पा लेने का भरोसा और संशय से सुरक्षित रहने का आत्मबल, तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन वो पहले विकास करेगा, उसने कहा। और सीलमपुर के लड़के मुस्तैद हो गए। बोले कि अब जो सामने आया तो तोड़ देंगे जो पीछे से हंसा, तोड़ देंगे जो ऊपर से मुस्कुराया, तोड़ देंगे जो नीचे कुलबुलाया। और इसी मंत्र को जपते हुए बैठ गए, एक आंख बंद कर समाधि में और दूसरी आंख खोलकर तैयारी में।